आज ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ पैरामीटर हम लोग को स्टार्ट करना था। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होगा ये कैसा काम करेगा, x1 कॉमा y1 का काम करेगा। एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ पैरामीटर, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो काम करेगा कैसे करेगा, एट द पॉइंट। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन माइनस b स्क्वायर, ये था। और यहाँ x1 और y1 का काम ये करने लग जाएगा, तो x माइनस a सेक फाई इक्वल टू y माइनस b tan फाई माइनस b tan फाई अपॉन b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये x माइनस a सेक फाई अपॉन सेक फाई इक्वल टू माइनस b y माइनस b tan फाई अपॉन tan फाई। अब यहाँ से ब्रैकेट अलग अलग कर लेते हैं, तो ये ax अपॉन सेक फाई माइनस a स्क्वायर माइनस बी वाई अपॉन tan फाई प्लस बी स्क्वायर। और अब ये ax अपॉन सेक फाई, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस लिख सकते हैं। तो ये ax कॉस फाई, ये बी वाई अपॉन tan फाई, इसको कॉट लिख दूंगा, प्लस बी वाई कॉट फाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हमें कोई कंडीशन निकालने वाला क्वेश्चन मिलता है कि ये लाइन इस पर इलिप्स हाइपरबोला की नॉर्मल है, तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक एज इट इज इलिप्स के जैसा ही काम चलेगा। कैसे, ये जो भी लाइन क्वेश्चन में दी गई वो लाइन नॉर्मल है, ये लाइन भी उसकी क्या होगी, नॉर्मल। ठीक, दोनों उसको आइडेंटिकल बना दिया जाएगा। आइडेंटिकल बनाने के बाद यहाँ से ये कॉस है, ये कॉट है, कॉस से सब लोग जो है कॉस फाई से सेक फाई निकालेंगे और कॉट फाई से tan फाई निकालेंगे। और ऐसा करने के बाद फिर सबके दिमाग में बात आएगी ये कि सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है, 1। इस आर्टिकल में उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी और जैसे पुट कर देंगे तो हमें बस कंडीशन आ जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को जो है कंडीशन निकालनी है जिसके लिए लाइन इस हाइपरबोला की नॉर्मल है। तो पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये लाइन नॉर्मल है। और अभी हम लोगों ने देखा ax cos फाई प्लस by cot फाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वेशन भी नॉर्मल है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये इक्वल टू इसको माइनस n लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। और अब ये दोनों इक्वेशन जो हो जाएंगी आइडेंटिकल हो जाएंगी, और दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो गई तो इनके रेशियो आपस में सेम होंगे। L अपॉन a cos फाई m अपॉन b cot फाई इक्वल टू माइनस n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल, सेकेंड वाला थर्ड के इक्वल कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर फिर रेशियो को बैलेंस कर देते हैं, L अपॉन a cos फाई इक्वल टू माइनस n अपॉन दिस। और फिर हमने क्या बताया था, cos से हम लोग क्या निकाल देंगे, sec निकाल देंगे। तो sec फाई इक्वल टू माइनस n a अपॉन l a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वेशन a हो जाएगी। फिर m अपॉन b cot फाई इक्वल टू माइनस n, और इस cot से हम लोग क्या निकाल देंगे, tan निकाल देंगे। तो tan फाई इक्वल टू माइनस एन बी अपॉन m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वेशन b हो गई। और अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू क्या 1 होती है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे कर दो, या यहाँ वैल्यू पुट कर दो। इस फार्मूले में एक ही मतलब है।
तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू जब पुट कर दी माइनस एन ए अपॉन एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर प्लस और ये एन स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी कंडीशन, तो इसको नोट कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नोट कर लो। यहाँ से मॉड्यूल के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा ई और ई डैश बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो अगर हाइपरबोला के लिए हम लोग बात करते हैं तो हाइपरबोला के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें वैल्यू जो निकालनी 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जा रही है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और उसके बाद फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसके लिए उन्होंने कहा एसेंट्रिसिटी ई डैश है, तो ये ई डैश स्क्वायर माइनस 1। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसमें देखो ए और बी ही तो इंटरचेंज हो रहा है, तो फाइनली केवल ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस हो गया। और जब ये एलसीएम ले लिया जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये था हम लोग की बात। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, जितने भी जो हैं यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड सुन लेंगे भी। देखो जैसे ये हाइपरबोला है या इलिप्स है, ये सभी के सभी अगर हम चाहें तो कोन से तो जनरेट होते ही हैं, कोन से ही सब बने हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बने कैसे हैं अगर ये कोई बोला जाए तो ये इनकी जनरेटिंग लाइन, ये जनरेट किससे हुए हैं, तो ये सब के सब जनरेट हुए हैं लाइन से। कैसे लाइन से जनरेट हुए, देखो इधर ध्यान से सोचो कि अगर कोन कैसे बना है, कैसे बना है कोन, तो कोन क्या किया गया, एक ये देखो लाइन है, एक दूसरी लाइन ये है, इस लाइन को फिक्स कर दिया गया। इस लाइन को अगर मैं रोटेट कराना शुरू कर दूंगा फिक्स एंगल के ऊपर तो कोन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हर चीजें कोन से बनी है। अब होता क्या है कि ये जो हाइपरबोला है यही एक अभी हमारे पास कोनिक, ऐसा कोनिक है जो रियल लाइनों से जनरेट हुआ है, बाकी के सभी जो है वो सब इमेजिनरी लाइनों से ही जनरेट हुए होते हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अब सारे जितने भी हमने बताया जो है वो सब लाइन से जनरेट हो रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर ये एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू m और x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन m, और मैं पूछता हूँ कि बताओ ये लाइनें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, जहाँ m पैरामीटर है। तो हम लोग को ये पता है कि पैरामीटर को जैसे मैं एलिमिनेट करूँगा मुझे लाइनें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो m पैरामीटर है तो इसको मैं एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू m इंटू 1 अपॉन m, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो देखो हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। तो हाइपरबोला को अगर हम कहें तो उनकी जनरेटिंग लाइन जो है क्या है, ये इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। और जनरेटिंग लाइनें अगर तुम्हें नोन है, अब सीधी बात बोलते हैं कि अगर जनरेटिंग लाइनें नोन है, आपको कहते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ, तो तुरंत पैरामीटर को एलिमिनेट कर दोगे। जैसे एलिमिनेट कर दोगे तो जो भी हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। बात क्लियर हो गई, इसको नोट कर लेंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड सब लोग देख लो, क्या है, कह रहा है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। तो यहां से क्या होगा, के को जैसे ही एलिमिनेट कर देंगे तो मुझे एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। बात क्लियर हो गई कि नहीं। ये एग्जाम्पल भी ऐसे नोट कर लेंगे कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा। तो हाइपरबोला बोला है उसने, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ये इक्वेशन हम लोगों ने हाइपरबोला की कंसीडर कर ली। अब उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a इक्वल टू कितनी दी गई, 2 sin थीटा। तो दैट मीन्स कि a की वैल्यू sin थीटा आ गई। अब मुझे b निकालना है, तो b निकालने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि ये जो हाइपरबोला है, ये वाला हाइपरबोला, ये कौन फोकल है विद द इलिप्स दिस। और हम लोग को पता है कि कौन फोकल अगर किसी ने बोल दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के फोकस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, अच्छा अब इसका फोकस अगर मैं बोलना चाहूं तो फोकस तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ही तो लिखा जाएगा, और प्लस माइनस ए ही कॉमा 0 लो है, पूरा लिख दिया। ठीक है, और इसका जो फोकस होगा, ये ध्यान रखना, ये ए और ये ए अलग है। कंफ्यूजन हो रही हो तो उसको मैं कैपिटल ए से लिख दे रहा हूं, इसको कैपिटल बी से। ठीक, और इसका भी जो फोकस था वो प्लस माइनस ए दिस था। कॉन्फोकल होने का मतलब ये दोनों आपस में सेम हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर। अच्छा अब यहां से अगर मैं चाहूं तो ई की वैल्यू पहले निकाल सकता हूं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये यहां से कितना आ गया, ये 3 4 1 माइनस दिस हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3/4 इक्वल टू 1 माइनस दिस। तो ई स्क्वायर इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा, 1/4। तो ई की जो वैल्यू आ गई वो 1/2। तो ये प्लस माइनस ए यानी 2, ई की वैल्यू दिस, ये कैंसिल हो गया। अब कॉन्फोकल है, इस वजह से दोनों की कंपेयरिंग होगी। तो जब दोनों की कंपेयरिंग होगी तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, भाई भाई तो है ही है। तो यहां से कॉन्फोकल का मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार बोलो, फोकस क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। अब यहां से वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ए की जगह कितना हो गया, साइन थीटा इंटू ई बराबर 1। तो ई की वैल्यू मुझे मिल गई, तो 1/sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो गया कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे ए भी पता है, ई भी पता है, तो मैं बी निकाल सकता हूं। तो यहां से अब हाइपरबोला के लिए बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और अब ए स्क्वायर यानी कितना हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अंदर ट्रांसफर कर लोगे तो फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि b की वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, कॉस थीटा। और अब मुझे a भी पता है, b भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, तो ये फाइनली एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो इसको नोट कर लेंगे। अब फिर फिफ्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज है, जो अभी जैसे हमने सेकंड किया था, सेकंड थर्ड फिफ्थ एक ही जैसा मेथड है। तो इतना नोट कर लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं 6 से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज लाइन टचेस द हाइपरबोला। तो हम लोग को याद है कि अगर कोई लाइन हाइपरबोला को टच कर रही है तो तुरंत कंडीशन हम लोग को याद है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। जब इसे कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू 2 आ जाएगा, c का वैल्यू लैम्डा आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी,
और अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, m का वैल्यू 2 स्क्वायर, b का वैल्यू 16, तो ये 36 माइनस 16, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा 20, तो यहाँ पे प्लस माइनस दिस आ गया। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब क्वेश्चन नंबर 8 भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देना है खाली। तो ये 7 तो 8 सेम एज इट इज इसी पैटर्न से वैल्यू निकाल के रख दिए जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कह रहा है कि ये लाइन हाइपरबोला को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट मुझे बताना है। तो एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस क्या है कि जैसे ये हाइपरबोला है, अब ये लाइन इसको टच कर रही है, तो अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो ये लाइन की इक्वेशन इस हाइपरबोला को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन चूंकि वो टच कर रही है तो इसलिए x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो x की एक वैल्यू आएगी और वो एक x की एक वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो जिससे मुझे y की भी वैल्यू मिल जाएगी और मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये तरीका ज़्यादा बड़ा है। अब हम ये बता रहे हैं कि जब भी लाइन इलिप्स को या हाइपरबोला को टच कर रही है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है। उसका आसान तरीका ये होता है कि ये x1, y1 पॉइंट तुमने ले लिया। अब इसमें क्या x1, y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 9 y1 इक्वल टू 9 हो गया कि नहीं। अब ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन भी तो टेंजेंट है कि नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें आइडेंटिकल हुई कि नहीं। अरे भाई ये लाइन भी टेंजेंट है और हमने भी जो टेंजेंट खींची, तो ये लाइनें वाकई में अगर सेम इलिप्स के हाइपरबोला के बारे में बात हो रही तो आइडेंटिकल है। और जब इनको आइडेंटिकल कर दोगे तो इनका रेशियो बैलेंस कर दो, तो ये x1/5 माइनस 9y1/12 इक्वल टू दिस, ये हो गया। और अब इनको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल, सेकेंड वाला, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। अच्छा तुमको मैं फिर से शुरुआत से रिवाइज कर दे रहा हूं, देखो कैसे। सर्किल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। पैराबोला में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो a/m² 2a/m, इसके लिए हमने चार्ट बना दिया था ना स्लोप के फॉर्म में। a पैराबोला से m इससे निकला, खट से रख दिया, आंसर आ जाएगा। और सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, और अब क्या, इलिप्स और हाइपरबोला। तो इलिप्स और हाइपरबोला में यही करना है कि पॉइंट लेके उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ले लोगे और ले लेने के बाद उनके रेशियो आपस में क्या कर दो, सेम। ये मेथड तुम इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बड़ी करेगा, इसमें बड़ी करेगा। क्यों बड़ी करेगा, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन में x² y² के साथ x और y भी होगा, तो यहाँ पे तो इतने में खत्म हो जा रहा है, उसमें x y साथ में चला तो और बड़ा हो गया, तो सॉल्व उसमें भी हो सकता है इस तरीके से। लेकिन वहां पे सीधे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाओगे तो खट से तुरंत आ जाता है, समझे ना। तो इसलिए सबके हर चैप्टर के हमने अलग अलग मेथड बताए, किसमें कौन सा आसान है वही तरीका बताया है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका। इलिप्स और हाइपरबोला का सेम, पैराबोला में पॉइंट याद है और सर्किल में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर। चलो अब फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन टचेस द हाइपरबोला, ये लाइन इस हाइपरबोला को टच कर रही है और m की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के रूट हैं, तो हमें a + b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये लाइन हाइपरबोला को टच कर रही है तो दैट मीन्स कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को वो फॉलो करेगी। यहां से अगर m की जगह तो m ही है और c की जगह ये वैल्यू लिखी हुई है, तो दैट मीन्स 2√5 होल ऑफ स्क्वायर, a² का वैल्यू 9 है, ये m² b² की जगह 16 है। तो फाइनली यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो m² की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और जब m² की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब दैट मीन्स वो m की वैल्यू बन गई। और जब m की वैल्यू मिल गई मुझे, तो यहाँ से सम ऑफ द रूट अगर मैं निकालूंगा तो -b/a होता है।
अब एक बात जरा सोचो इधर, मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं इसको, 16 प्लस 25/9 यही तो लिखोगे। तो यहां से ध्यान दो, m की जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस के साथ आएगी कि नहीं आएगी, तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू क्या माइनस की, तो यहां पे जैसे पुट करोगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, तो फाइनली a प्लस बी का वैल्यू क्या है 0, खत्म आंसर। बात क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 वैसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम P इफ द टेंजेंट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए कॉन्साइक्लिक पॉइंट देन लोकस ऑफ P। तो यहाँ पे लाइन, अगर कोई टेंजेंट या कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करती थी तो हम लोग को सीधे याद है कि उसमें m1 m2 का वैल्यू जो होता था किसके इक्वल होता था 1। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप लिख लिया जाता था, और फिर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग क्या लेते थे h, k, जिससे m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी तो यहां से k माइनस एच एम होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू तो ये एच स्क्वायर माइनस 2 और ये जब m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो यहाँ से m1 m2 हम लोग निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये c/a। और अब चूंकि कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट कर रही है तो m1 m2 इक्वल टू कितना है 1 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 5 और पुट h इक्वल टू एक्स, के इक्वल टू वाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये इसका लोकस आ जाएगा। तो नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इस हाइपरबोला और सर्किल का कॉमन टेंजेंट बताना है। तो इस हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और ये टेंजेंट इस सर्किल की भी टेंजेंट है, तो सर्किल की टेंजेंट है तो इसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी होगी 3, और अगर ये लाइन वाकई में इसकी टेंजेंट है तो P इक्वल टू क्या होगा a, तो यहाँ से P इक्वल टू a कंडीशन लगा देते हैं। दे देखो ना, y को मैं राइट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, m x की जगह भी 0 y की जगह भी 0 रूट ओवर 16 m स्क्वायर माइनस 9 अपॉन रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 3, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, रूट ओवर 16 m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 3 m स्क्वायर प्लस 1। और अब इसको नॉर्मल सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल देते हैं, ये m की वैल्यू आ जाएगी, m स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, m का वैल्यू इतना, तो ये m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी जाएगी, जिससे मुझे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट मिल जाएगी। इसको नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन में हमको इस बार क्या इस हाइपरबोला की उस पैराबोला की कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये 4a इक्वल टू 8 हो गया, तो a की वैल्यू 2 हो गई, और इस पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो थी वो c इक्वल टू a/m थी। a तो मुझे मिल गया, और इसके लिए m और c की वैल्यू कैसे मिलेगी, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस 3, a की जगह 2 है अपॉन ये क्या m के प्लेस पे तो m ही रहा। और अब इसको नॉर्मल हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा एक बात ध्यान दे लेना, ये इक्वेशन बैलेंस कब हो रही है, यहाँ पर अभी तो स्क्वायर करके पहले सॉल्व कर लो, ये आ गया, और यहाँ से m स्क्वायर को t ले लो, t माइनस 3 इक्वल टू 4/t, सारे टर्म्स एक साइड हो जाएंगे,
तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से इसका फैक्टर निकाल दिया जाएगा, तो ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी, तो यहाँ से t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 4, और ये m स्क्वायर इक्वल टू -1, इससे बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, +-2। तो अब ये m की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जिससे मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएंगी। वैल्यू पुट कर दी जाएगी कि नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बस यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू +-2x +-1, ये इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ से ये टेंजेंट निकाल ली, तो हमको तो लग रहा है ये सही है, लेकिन इसमें भी गलती है। क्या? क्योंकि हमने ये चीज़ भी सिखाई है कि जिस साइन को देखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि जब प्लस माइनस लगा स्क्वायर कर रहे हो तो तुमने इक्वेशन तो सॉल्व हो गई है, लेकिन तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे m की वैल्यू किस साइन से जो है बैलेंस हो रही है। तो जरा देखो, m का वैल्यू अगर 2 में लेता हूँ, तो m का वैल्यू जब 2 लिया जाएगा तो ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन किस साइन से बैलेंस होगी, प्लस से बैलेंस होंगी कि नहीं होंगी? अरे नहीं दिखा, m का वैल्यू 2 लोगे तो इधर जब प्लस है तो इधर भी तो प्लस ही आएगा, तो इससे प्लस से बैलेंस होंगी। और जब m का वैल्यू -2 लिया जाएगा तो इक्वेशन किससे बैलेंस होगी, माइनस से। तो यानी कि m की वैल्यू +2 तो यहाँ प्लस का साइन, और जब m की वैल्यू -2 तो यहाँ पे क्या, माइनस साइन। इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन सही केवल 2 ही मिलेंगी, एक ये और दूसरी ये। यहाँ से अगर ऐसा नहीं ध्यान दोगे तो तुम्हें लगेगा 4 इक्वेशन है, लेकिन 4 इक्वेशन नहीं, एग्जैक्टली है इक्वेशन कितनी, 2। तो इसका सही आंसर एक ये है और इसका एक ये। जब भी कभी भी प्लस माइनस के साथ स्क्वायर कर रहे हो तो रूट की वैल्यू आने के बाद ये देखना जरूरी है कि ये किस साइन से बैलेंस हो रही है। जिस साइन से बैलेंस हो रही है वही लेके चलना। अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो चांस बहुत ज्यादा होते हैं गलत होने के। ऐसे हम लोगों ने इलिप्स में भी और क्वेश्चन देखे थे कि एक्स्ट्रा टेंजेंट्स आ जा रही थी, तो ये नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कार्ड ऑफ सर्किल टचेस द हाइपरबोला। इस सर्किल का कार्ड जो इस हाइपरबोला को टच कर रहा है और हमें निकालना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मिड पॉइंट हम लोग जो है h कॉमा के, क्योंकि इसका लोकस निकालना है, और इक्वेशन ऑफ कार्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन t इक्वल टू क्या होता है, s1। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ hx प्लस ky माइनस a स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से ky इक्वल टू माइनस hx प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि यही कार्ड जो है हाइपरबोला को टच कर रहा है, तो इसलिए मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे यूज करनी है। और हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग को पता है क्या, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर हो जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू। और अब यहां से a की जगह तो a ही है, b की जगह b ही है, तो इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह a ही है और b की जगह b ही है, तो यहाँ पे और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k होल ऑफ स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस h अपॉन k होल ऑफ स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। तो इसके बाद h और k में जब रिलेशन बन गया तो पुट h इक्वल टू एक्स और k इक्वल टू वाई, और जैसे पुट कर दिया तो यहाँ x और y में रिलेशन आ गया, और जो x और y में रिलेशन है यही हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, लोकस। आंसर ये आ गया, इसको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एन इलिप्स इंटरसेक्ट हाइपरबोला, ये हाइपरबोला दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 आर्थोगोनली, यानी कि ये हाइपरबोला एक इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है आर्थोगोनली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो a स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और b स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो एसेंट्रिसिटी यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी है देखिए, तो बराबर है, कैंसिल हो गया, तो फाइनली e की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, √2। और क्वेश्चन ने बताया है कि जो इलिप्स है, सो कैपिटल लेटर से लिख दे रहा हूं, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी हम लोग को मिल गई है, वो कितनी हो गई, 1/√2। और फिर उन्होंने एक बात और भी बोली खाली कि एक्सिस ऑफ इलिप्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो बात इसीलिए क्योंकि वो ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ली जाए। और अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है ऑप्शन में, और फोकस बताना है। तो अब भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से सोचेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, मेरे पास ई है। अब अगर किसी तरीके से मुझे क्या है, ए और बी में इक्वेशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, एक इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी रहेगी ए और बी में, भाई ए और बी में इक्वेशन तो ये ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है मेरे पास। और एक ए और बी में इक्वेशन मुझे मिलेगी इस एक भाषा से कि ये हाइपरबोला और एलिप्स आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर ये वाकई में आर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट के यूटिलाइज कैसे करोगे, आर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। और हमने ये चीज एक पढ़ाई थी जब एंगल बिटवीन सर्किल हमने शुरू किया था, तो हमने बताया था एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टैंजेंट। तो तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अगर ये आर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मान लो ये इलिप्स और हाइपरबोला, ये मान लो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे दोनों की टैंजेंट का स्लोप -1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आर्थोगोनल है। और टैंजेंट कहाँ लिखी जाती है, किसी पॉइंट पे लिखी जाती है। अब क्वेश्चन ने कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के लाइन बोली। क्यों, क्योंकि ये सोचा कि नहीं मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं, तो निकाल तो तुम भैया तभी पाओगे जब दूसरी इक्वेशन पता होती, क्योंकि इक्वेशन ही हमें निकालनी है। तो इस सिचुएशन में मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकता हूं, तो इसलिए मैंने मान लिया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, x1, y1। अब जब मुझे x1, y1 मिल गया तो मैं इसके ऊपर टैंजेंट लिख देता हूं। तो इसके ऊपर टैंजेंट की इक्वेशन क्या रहेगी, 2x(x1) - 2y(y1) = 1। तो इससे इसका स्लोप हमने लिख लिया माइनस, ये इसका स्लोप आ गया। अब ऐसे ही मैं इसके ऊपर भी स्लोप लिख देता हूं, यानी कि पहले टैंजेंट लिख लेता हूं, और अब यहां से इसकी टैंजेंट स्लोप ये हो गई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और अब चूंकि आर्थोगोनल है तो m1 m2 इक्वल टू क्या रहेगा, -1। ये आ गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें, ये इक्वेशन आ गया। अब यहां से x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एलिमिनेट हो जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब वो एलिमिनेट कैसे होगा,
तो वो एलिमिनेट होने का तरीका ये होगा कि x1 y1 वाला पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर भी है और इस एलिप्स के ऊपर भी है, तो ये पॉइंट इनकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब जैसे तुम इसको सेटिस्फाई कराओगे तो मेरे भाई, क्योंकि अगर x1 y1 में से कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा a और b में इक्वेशन तभी तो आएगा। तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और सिमिलरली वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जरा सब लोग सोचो कि ये कैसे बनाया जा सकता है। यहां से ध्यान देना, ये मैं इधर लिख रहा हूं x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सब लोग सोचोगे क्या, पहले ये जान लो। इसको इक्वेशन 4 रख देता हूं, इसको इक्वेशन 5। इस दोनों इक्वेशन से सब लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं क्या करूं कि जिससे मुझे x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर एलिमिनेट हो जाए, बस इतना सोचना है। सोच के बताओ। तो अब इससे a और b से एलिमिनेट कर देंगे तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, फोर्थ फिफ्थ। तो ये 2 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये x1 स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन हो गया है, तो ये y1 स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग के पास आ जाएगी 6th। और अब इक्वेशन 6 का यूज कर देंगे हम इसमें। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। और अब यहां से वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो फाइनली b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। और चूंकि यहाँ पे है क्या, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी जाएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी निकाल सकते हैं कि नहीं, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी तो फोकस एसेंट्रिसिटी सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। तो लिख लो। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये ए बी की वैल्यू आ गई फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। और हमसे साथ में इसकी फोकाई बोली गई है, तो इसकी फोकस क्या रहेगी, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ई की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ई भी हम लोग के पास है, तो प्लस माइनस ये √2 कॉमा 1 अपॉन √2 कॉमा 0 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस 1 कॉमा 0, ये इसकी फोकस आ गई। तो ये जाके आज का ये हम लोग का काम कंप्लीट हो गया है पूरा। तो देखो हाइपरबोला में आज का टॉपिक क्या हम लोग का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई बोलेगा या इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलेंगे, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अच्छा अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, जब ये a और b की वैल्यू इक्वल होती है, a और b की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। a और b यहां से इक्वल आता है, या फिर इसी चीज को ऐसे भी पढ़ा जाता है कि एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया है। एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। और जब एसिम्पटोट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो जो हाइपरबोला होगा उसी का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ध्यान से देखें तो ये एक एसिम्पटोट था, एक ये एसिम्पटोट था, इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। अब हमने कहा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो a और b में एक रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा, इसका स्लोप हमने m1 ले लिया, ये b बाई ए हो गया, इसका स्लोप m2 माइनस बी बाई ए हो गया। और अब यहां से m1 m2 बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहां से b बाई ए इंटू और यहां से ये आ गया, ये कैंसिल हो गया,
तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फाइनली ए इक्वल टू क्या आ गया बी। तो जब कभी भी एसिम्प्टोट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो उस सिचुएशन में जो हाइपरबोला होगा उसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसीलिए अब ए और बी कहां से इक्वल हो गए, बात क्लियर हो गई। और जब a और b इक्वल हो गया तो हम लोग फाइनली b इक्वल टू a कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। और इसी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई बोले या इक्विलेटरल हाइपरबोला बोले, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ एसेंट्रिसिटी अगर देखी जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा ही √2 आएगी। क्यों √2 आएगी, क्योंकि भाई b और a के बीच में हम लोग को रिलेशन नोन है, ये रिलेशन होता है। a और b इक्वल है तो 1 इक्वल टू ई स्क्वायर बाय -1। तो फाइनली अगर देखें तो e की वैल्यू √2 आ गई कि नहीं आ गई। तो इसीलिए इक्विलेटरल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, √2। तो यहां पर ये इतना पॉइंट नोट कर लेंगे, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने किया क्या, हम लोग एक्चुअल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ये नहीं पढ़ते हैं। होता क्या है कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जो है किया ये जाता है कि 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। जरा ध्यान से देखो कि a और b इक्वल आ गए थे, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट तो y इक्वल टू प्लस माइनस x ही तो है, क्योंकि a और b दोनों इक्वल हो गए, b बाई ए और एक में माइनस b बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ये है, तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, दूसरी y इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये एंगल 45 डिग्री है कि नहीं, और ध्यान विजुलाइज करना, हाइपरबोला ऐसे चल रहा था, अब मैं इसको 45 डिग्री ऐसे घुमा दूं, तो जो 45 डिग्री घुमाऊंगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्क एज ए एसिम्प्टोट, और अब मेरे पास हाइपरबोला जो आएगा वो ऐसे दिखेगा। और जब हाइपरबोला इस तरीके से आएगा ये, तो इसकी इक्वेशन भी चेंज होगी। और जब इस हाइपरबोला को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दिया जाता है तो इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये नोट कर लेंगे, रोटेशन जो है ये एक्सिस का रोटेशन है, नोट करेंगे इसको, फिगर भी नोट करेंगे। और अब ये जो पॉइंट हो गए ये वर्टेक्स हो गई। अब इस हाइपरबोला में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान से सोचो, अपने आप सोच सकते हो कि वर्टेक्स वगैरह कैसे निकाली गई। यहां से अगर मैं बोलूं इस पॉइंट की वर्टेक्स क्या होगी, तो देखो ध्यान करो, हाइपरबोला में 0,0 से वर्टेक्स का डिस्टेंस a था कि नहीं था, तो इसका भी डिस्टेंस a है कि नहीं, तो यानी ओरिजिन से a यूनिट पे पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, और ओरिजिन से अगर a यूनिट पे पॉइंट चाहिए तो उसकी क्या हो गया, 45 डिग्री है ये, तो cos 45, अच्छा लिख दे रहा हूं मैं, cos 45 y माइनस 0 अपॉन साइन 45 और इक्वल टू क्या हो गया a। और अब यहां से देखा जाए तो x इक्वल टू a बाई √2 और y इक्वल टू a बाई √2, ये आ गया। तो यहां से जो वर्टेक्स मिल गई वो a बाई √2 कॉमा a बाई √2 ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैंने तो इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लिखी है, तो c और a के बीच में कुछ रिलेशन भी होगा। तो वो रिलेशन क्या है पहले इतना नोट कर लो फिर बताते हैं। ये जो वैल्यू आ गई, तो ये रिलेशन c और a के बीच में रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। मैंने एक आइडिया दे दिया है। अब चाहे जैसे ये वर्टेक्स अगर देखना चाहता है कोई तो ये वर्टेक्स भी बता सकता है। अब ये क्या बैक साइड में है तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, माइनस a बाई √2 कॉमा माइनस a बाई √2, और c और a के बीच में रिलेशन है तो पूरा c में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग यहां से। तो ये a इक्वल टू √2c, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो पूरा का पूरा c के टर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट सारे आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, तो ये आ गए। लेकिन हमें वर्टेक्स, अब ऐसे चाहे तो फोकस भी लिख सकते हो कि नहीं भाई, ओरिजिन से यहाँ फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो AE होगी कि नहीं होगी। तो ये तो हुई बात जैसे वर्टेक्स के लिए। अब अगर जैसे मुझे फोकस लिखना होता तो x माइनस 0 अपॉन cos 45 इक्वल टू
y माइनस 0 अपॉन साइन 45 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस ए ई होता है, लेकिन e इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो यहां से जो इक्वेशन मिल जाएगी प्लस माइनस √2c और e की वैल्यू √2, तो यानी कि प्लस माइनस 2c आ जाएगा। और अब हम लोग बोलना चाहे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2c cos 45 और y इक्वल टू प्लस माइनस 2c sin 45। तो फाइनली x इक्वल टू प्लस माइनस √2c और यहां से y इक्वल टू प्लस माइनस √2c। तो ये आगे हम लोग के पास क्या फोकस, ऊपर की साइड प्लस हो जाएगा, नीचे की साइड क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसलिए फोकस प्लस माइनस √2c कॉमा प्लस माइनस √2c, ये हो गया। तो ये आइडिया यहां से आ गया कैसे कैसे निकालना है, बात क्लियर हो गई। अब यहां से ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, क्लियर, इसको नोट कर लेंगे यहां तक। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, अब यहां से आती बात पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने की। तो मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इसके क्या होते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी, बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि कैसे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं एक्स बाई सी इक्वल टू सी बाई वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया टी। जैसे ले लोगे तो क्या आ जाएगा x बाई सी इक्वल टू टी और c बाई वाई इक्वल टू टी। तो x इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी बाई टी। तो ये आ गए इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब आ जाती बात सेकेंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1। तो हमने यहां पे याद करो जब डे फर्स्ट टेंजेंट हमने इंट्रोड्यूस करी थी सर्किल में, तो उस समय हमने कहा था x इंटू वाई का भी रिजल्ट लिखाया था, और हमने कहा था ये जब लास्ट डे चल रहा होगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो लास्ट डे है। तो यहाँ पर x इंटू वाई के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन बाई टू इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एक्स वाई वन वाई एक्स वन इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1। फिर थर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो ये सी टी कॉमा सी बाई टी। तो यहां से ये x1 और y1 का काम करने लग जाएगा, तो x y1 की वैल्यू c बाई टी, y x1 की वैल्यू सी टी इक्वल टू 2c स्क्वायर। c से c कैंसिल हो जाएगा और x बाई टी प्लस टी बाई वाई इक्वल टू 2c। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। स्लोप वगैरह में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे इसका स्लोप देखना चाहे तो m और t में रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वो रिजल्ट से हम लोग यहाँ से लिख, अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग कर लेंगे, बाकी हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब आ जाएगी फिर बात नॉर्मल, पहले इसको नोट कर लें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे भाई, टेंजेंट की इक्वेशन ये है मेरे पास, तो मैं इसका स्लोप लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो m इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है। अब अगर मैं यहां से बोलना चाहूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो मैं लिख सकता हूं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए कि नहीं। तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल में थोड़ी देर के लिए m1 ले लूं, तो m1 इंटू m इक्वल टू -1, पूरा लिख दे रहा हूं लास्ट टाइम। तो ये फाइनली यहां से अगर देखा जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो गया वो हम लोग को टी स्क्वायर दिख रहा है। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दी जाएगी तो यहां से ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। सारे टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो ये टी वाई माइनस सी और ये टी क्यूब एक्स माइनस सी टी, टी वाई माइनस
टी क्यूब एक्स इक्वल टू सी प्लस सी टी टू द पावर 4। फाइनल ये हम लोग के पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। सी चाहे तो कॉमन करके भी लिख सकते हैं, तो ये नोट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये नोट्स का एक पॉइंट है जिसका रिजल्ट हम लोग को ध्यान रखना होगा। क्या रिजल्ट है पहले एक बार अपने आप ट्राई करो कि जैसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एक पॉइंट ये मान लो T1 है और इस T1 पॉइंट से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगेन इंटरसेक्ट कर रहा है T2 पे। तो T1 और T2 में रिलेशन क्या होता है ये हम लोग को जानना है। तो कैसे यहाँ पे कर पाएंगे भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ये है, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सी टी कॉमा सी बाई टी ये हम लोग को पता है। तो जब मैं T1 की बात कर रहा हूँ तो ये सी T1 कॉमा सी बाई T1 हो गया है, और ये T2 जब मैंने बोला तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी T2 कॉमा सी बाई T2। अभी हम लोगों ने T पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी, तो यहां से भी हमने देखा कि जब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट T1 लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं T1y माइनस सी इक्वल टू T1 क्यूब x माइनस सी T1। ये देखो ये इक्वेशन अभी लिखी थी ना हम लोगों ने। अच्छा, अब रिजल्ट मुझे बनाना है, तो चूंकि T1 से जो हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, T2 पे, तो दैट मीन्स T2 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो जब T2 वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसको सेटिस्फाई कर दे रहा हूं। यहां से देख रहे हैं तो C कॉमन हो जा रहा है, T1 अपॉन T2 माइनस 1, C इधर से भी कॉमन हो जाएगा तो T2 माइनस T1 आ जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। यहां से मैं इसमें एलसीएम ले ले रहा हूं और साथ में माइनस साइन भी कॉमन कर ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इक्वल टू T1 क्यूब और T2 माइनस T1, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ माइनस 1 अपॉन T2 इक्वल टू T1 क्यूब, या फाइनली ये बोल सकता हूँ T2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन T1 क्यूब। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे पैराबोला में हम लोगों ने T1 से ड्रॉ किया है और T2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है नॉर्मल, तो T2 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 आया था। तो सिमिलरली T1 से खींचा और T2 पे कट कर रहा है नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो T2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन T1 क्यूब, ये रिजल्ट होता है। इसको नोट कर लेंगे। इस इक्वेशन में यहाँ सही कर लेना, यहाँ माइनस साइन होगा। यहाँ पर अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि भाई T पॉइंट से हम लोगों ने ड्रॉ किया, T1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर T1 से खींचा और T2 पे कट कर रहा है तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस दिस, ये क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अब इसको T1 इंटू टी क्यूब इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में जो हमसे पूछी गई बात माइनस के साइन के साथ, तो माइनस T1 टी क्यूब इक्वल टू 1 और साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल इस पूरे का रिजल्ट कितना आ गया, 3। तो ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि इफ द सर्किल कट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन 4 पॉइंट देन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देखो ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू 1, तो xy इक्वल टू 1 ये ऐसे आ गया, ऐसे तो आएगा। और ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, x1 x2 x3, तो यानी कि यहाँ से x1 कॉमा y1 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, एक x2 कॉमा y2 और एक x3 कॉमा y3 और एक हो गया x4 कॉमा y4। तो देखो हमसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखे गए हैं उनमें एक ऑप्शन में x1 x2 x3 x4 है और दूसरे में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, एक मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, एक सम के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्किल का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये 4th डिग्री की इक्वेशन बनेगी। और ये x में पॉइंट लिखे गए हैं, तो इसका मतलब मैं जो x में इक्वेशन बनाऊं वो कितनी डिग्री की बननी चाहिए, 4th। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यानी कि ये y इक्वल टू 1/x हो गया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ए दिस। यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं, इक्वेशन जो बनेगी वो ये आ गई। और अब अगर सब लोग ध्यान करें तो ये x में 4th डिग्री की इक्वेशन हो गई, यानी बाई क्वाड्रेटिक। और ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x की 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी, x1, x2, x3 और x4। और यहां से हमें क्या निकालना है, एक बार सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है भाई, किसी भी इक्वेशन में सम ऑफ द रूट जो होता है वो -b/a होता है। b क्या होता है, जो हायर डिग्री लिखी होती है उससे एक लेस डिग्री का कोफिशिएंट। तो यहाँ पावर 4 है, तो इससे लेस डिग्री क्या होगी, 3 तो है नहीं, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। और उसके बाद इनका हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, c/a। तो c क्या, कांस्टेंट नंबर, और a क्या है, हायर डिग्री का कोफिशिएंट, तो यानी कि 1। तो ये इसके रिजल्ट आ गए। और ऐसे ही कोई चाहे तो ये y में भी यही चीज पूछी जा सकती है। अब अगर कोई y में पूछता है तो क्या करना होगा, यहां जैसे मैंने y की वैल्यू पुट करी है तो उसमें y की वैल्यू ना पुट करके तुम्हें किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और x की वैल्यू पुट करने के बाद y में भी बाई क्वाड्रेटिक बना के रूट्स निकाले जा सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए ऐसे तुम इसको सॉल्व करोगे, y वाला भी पार्ट क्लियर, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें x के लिए भी है और y, तो x वाले से एक मैच करेगा और एक क्या, y से। तो नोट कर लेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, तो k की रेंज बतानी है। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन को सब लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कि एस डैश पी माइनस एस पी इक्वल टू 2a होता था। और अगर ये इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तो एस एस डैश ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 2a के। तो यहां से अगर मैं देखूं, एक s बताएगा एक s डैश बताएगा, किसको s लिखना है किसको s डैश लिखना है तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखो तो पॉइंट क्या मिलेगा, x का कोऑर्डिनेट एक 0 y का 1 है, तो ये 0,1 हो गया। यहां से जब देखोगे तो ये क्या, मान लो ये s डैश है, तो 0, क्या हुआ, -1, क्योंकि y - y1 होता है ना। और यहां से ये जो वैल्यू की 2k। अच्छा, क्वेश्चन ने अगर k के बारे में नहीं बताया पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये अब k ऐसे लिख दिया गया पॉजिटिव है कि निगेटिव, पता है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग को मॉड में रखना है। और अगर क्वेश्चन ने ये लिख दिया होता कि k ग्रेटर देन 0 है, तो फिर मुझे यहाँ मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 2a क्या है, लेंथ है, लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इस वजह से चूंकि k का नेचर नहीं दिया गया तो ये लिख जाएगा। अब s और s डैश की जब लेंथ निकालोगे तो कितनी आएगी, 2a आएगी। और अब अगर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, एस एस डैश की वैल्यू जो हो गई वहां पुट कर देते 2, और ये 2 मॉड के, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड के लेस देन 1 आ गया, यानी कि फाइनली k की जो वैल्यू हो गई वो -1 से +1 आ गई। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये k का इंटरवल आ गया। अब यहाँ पे k का नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस वजह से k का जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 से 1। ये आ गई k की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एक बार प्रॉपरली रीड कर लेना, असाइनमेंट उसमें है भी, है ना। तो यहाँ पर एक सर्किल है S जिसका सेंटर x2, 0 एक हाइपरबोला है, और इसने क्वेश्चन ने ये बोला है कि हाइपरबोला और सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं P पॉइंट पे, और वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो हमने यहाँ पे एक रफली बना दिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये भी कहा x1 ग्रेटर देन 1 और y1 ग्रेटर देन क्या है, 0, यानी कि ऊपर टच कर रहा है। अब इस P पॉइंट पे उन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, और वो टेंजेंट x एक्सिस को M पे कट कर रही है, और जब एक टेंजेंट इसको कट कर रही है तो यहां से हम लोग देख रहे हैं एक ट्राइंगल ये डेवलप हो रहा है, और क्वेश्चन ने बताया है कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड, इसका कोऑर्डिनेट L, M है। तो उसके बाद डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए हैं,
तो यहां पर कैसे ऑप्शन में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो L की जो वैल्यू है वो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है L की वैल्यू x1 के टर्म में है, और दूसरी बात m की वैल्यू एक बार x1 के टर्म में है और साथ में m की वैल्यू y1 के टर्म में भी है, यानी कि हमें यहाँ L की वैल्यू x1 के टर्म में चाहिए होगी। तो वो वैल्यू कैसे मिलेगी, यहां से ये x2 है। एक बात जरा ध्यान से देखी जाए तो ये P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है कैसी टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है कि नहीं। अच्छा, अब अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो देखो पहला मुझे रिजल्ट ये मिल जाएगा कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी गई है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P मैं जब लिखूंगा तो वो टेंजेंट x एक्सिस को m पे कट कर रही है, तो उससे टेंजेंट में हम y0 पुट कर देंगे जिससे मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले टेंजेंट एट P, तो यहां से टेंजेंट एट P जब मैंने निकाली तो इससे निकाल लेते हैं। तो x x1 माइनस y y1 इक्वल टू क्या हो गया, ये दिस हो गया। और अब ये फॉर m के लिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे y 0 पुट करूंगा तो ये आ गया, तो x की वैल्यू 1/x1 हो गई। तो यानी कि m का कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है। अब क्योंकि भाई m पता है, n भी पता है और अगर p भी पता है, तो जरा ध्यान से देखो l की वैल्यू अभी अगर मैं देखूं तो l की वैल्यू मैं लिखने लायक हो गया हूं x2 प्लस x1, और m का जो कोऑर्डिनेट आया है वो 1/x1, 0 है कि नहीं। तो ये 1 दिस और ये बाई 3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो 3l इक्वल टू x2 प्लस x1 प्लस 1/x1। अब अगर किसी तरीके से मुझे यहां पर x2 और x1 में रिलेशन मिल जाए तो x2 की वैल्यू x1 के टर्म में आ जाएगी, और फिर क्वेश्चन ने जो ऑप्शन लिखा है उसमें l का डिफरेंशिएशन किया गया है x1 के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब मेरा एम, पूरी क्लास का एम हो गया x2 और x1 के बीच में रिलेशन। तो वो रिलेशन कैसे मिलेगा, तो मैं देख रहा हूं एनपी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे, तो इसका मतलब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यहां से इसका स्लोप अगर मैं m1 ले लेता हूं तो m1 की वैल्यू y1 माइनस 0/x2 माइनस x1, ये m1 हो गया। और अब ये जो टेंजेंट लिखी थी इस टेंजेंट की स्लोप मैं ले लेता हूं m2, तो यहां से m2 की जो वैल्यू हो गई -10 हो गई, और फिर m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये y1/x2 माइनस x1 x1/y1 इक्वल टू -1, ये से कैंसिल हो जाएगा। और अब यहां से देख रहे हैं x1 इक्वल टू -x2 प्लस x1, तो फाइनली यहां से -x नहीं, इसमें एक बार चेक कर, माइनस y1 माइनस 0 x1 माइनस x2, ये y1 माइनस 0 है ना। तो यहां से जब इसको ट्रांसफर कर लेंगे ये आ गया, तो यहां से 2x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2, और हमको क्या करना था, x1 को ही तो एलिमिनेट करना था, किसमें, x1 के टर्म में x2 को। तो यहां से 3l इक्वल टू, यहां से वैल्यू आ जाएगी 2x1 x1 प्लस दिस, तो फाइनली l इक्वल टू कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। तो यहां से, और अब हम यहां से इसका x1 के रिस्पेक्ट में क्या निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसका x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dl/dx1, ये 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन -1/x1 स्क्वायर। 3 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो dl/dx1 1 माइनस दिस। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में ये सही है कि नहीं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये पहली बात हुई x1 के साथ। अब हमें m के लिए भी देखना है, तो इतना पहले नोट कर लेते हैं, फिर m के लिए देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो ऑप्शन लिखे गए हैं उसमें m और y1 के साथ रिलेशन है और दूसरा m और x1 के साथ रिलेशन है। तो m है क्या, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। तो यहां से अगर मैं m निकालना चाहूं तो m बोल सकता हूं क्या होगा, y1 प्लस 0 तो यानी m इक्वल टू क्या हो गया, y1/3। और अब इस m का y1 के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन।
तो इस m का y1 के रेस्पेक्ट में जैसे ही हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाला तो ये क्या आ जाएगा 1/3 और y1 तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी बताया ग्रेटर देन 0, तो ये 1/3 आ गया। और जब ये 1/3 आ गया तो इसका डी ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद इस m का ही x1 के साथ रिलेशन है, तो x1 के साथ कैसे रिलेशन आएगा, तो तुम जरा ध्यान दो कि x1 y1 तो हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x1 और y1 वाला पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। और जैसे मैं कराऊंगा तो y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 1, तो y1 चूंकि क्वेश्चन ने बताया y1 कैसा है पॉजिटिव, तो यहां से जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो कौन सा साइन की ले लेंगे वैल्यू पॉजिटिव, तो इसलिए m इक्वल टू 1/3 रूट ओवर x1 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर m का जो है x1 के रिस्पेक्ट में क्या गया है डिफरेंशिएशन, तो सिंपल चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dm अपॉन dx1, तो 1/3 और ये इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर x1 स्क्वायर माइनस 1 और फिर x1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये x1/3 रूट ओवर x1 स्क्वायर माइनस 1। देख लेते हैं ये सही है कि नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है, और x1 तो ग्रेटर देन 1 क्वेश्चन ने ऑलरेडी क्या किया था मेंशन किया था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है। तो ये था ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। फिर लास्ट पैराग्राफ करते हैं, इसके साथ हम लोग का कोऑर्डिनेट का काम आज खत्म। तो यहाँ पैराग्राफ में क्या कह रहा है, ये सर्किल है और ये हाइपरबोला है, और इसमें पहले क्वेश्चन में बताया इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप टू द सर्किल एज वेल एज हाइपरबोला, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी है जिसकी स्लोप क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, एक तो भाई हमने क्या सीखा है कि सर्किल और हाइपरबोला लिखा है, तो हम हाइपरबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं, और वही टेंजेंट किसकी टेंजेंट है सर्किल की, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगी कि नहीं। अच्छा एक बात जरा देखो, ये सर्किल की इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन स्लोप के फॉर्म में लेता हूँ तो बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि देखो जैसे भाई a स्क्वायर का वैल्यू 9 है, b स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो अगर ये लिखेंगे नहीं, ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ तो यहाँ से a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और फिर इसके बाद इसमें सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल करोगे, तो यहाँ से ये करने के बाद ये mx, ये x की वैल्यू रखोगे 4, तो ये 4my की वैल्यू तो 0 है, प्लस माइनस रूट ओवर 9m स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रेडियस 4। अब उसके बाद इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन बड़ी होगी कि नहीं, तो यहाँ पर कभी ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, ठीक है, तो वहां पे एक काम और भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि स्लोप के फॉर्म में ही टेंजेंट लेनी है, तुमको यहां से अगर चाहते टेंजेंट तो ऐसे भी ले सकते थे, टेंजेंट P इक्वल टू तो A यूज होगा ही होगा। यहाँ पे टेंजेंट कैसे लिख सकते थे भाई, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी तो टेंजेंट की इक्वेशन पता है, तो यहाँ A और B पता है, तो यह क्या हो जाएगा A sec phi B tan phi, ये हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, यहां से x/3 sec phi माइनस y/2 tan phi इक्वल टू 1। अब ये भी टेंजेंट सर्किल की टेंजेंट है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, और मैं यहाँ पे phi की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर दूंगा, और पुट करने के बाद ये देख लूंगा किसका m पॉजिटिव है, जिसका m पॉजिटिव होगा वही मेरी टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर अब P लगाना तो P इक्वल टू A ही रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन तो को आसान रहेगी थोड़ी, x की जगह 4 हो गया, तो ये 4/3 sec phi और y की जगह 0 हो गए सीधे, और अपॉन रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4, तो यहां से हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 4/3 sec phi माइनस 1 इक्वल टू 4, और ये कितना रहेगा रूट ओवर
सेक स्क्वायर 5/9 प्लस tan स्क्वायर 5/4 -1। और अब इसको नॉर्मल हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया जाएगा सीधे। तो जब यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16/9 सेक स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 8/3 सेक 5 इक्वल टू, ये भी कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 सेक स्क्वायर 5/9 प्लस tan स्क्वायर 5/4 -1। अब देख रहे हैं सेक 5 है तो मैं इस tan को भी किस में बदल दूंगा सेक में, और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं नॉर्मल ब्रैकेट पर, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलने के बाद सिंप्लीफाई करना है। तो इतना नोट कर, तब फिर आगे सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये इतना करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, जिससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगी सेक 5 की वैल्यू आ जाएगी। सेक 5 की वैल्यू आने के बाद ये देख लेना, फैक्टर करते समय फैक्टर कर लेना। उसके बाद ये ध्यान जरूर रखना कि सेक 5 की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1 होती है, या सेक 5 की वैल्यू लेस देन क्या होती है -1। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच की ही वैल्यू रखनी है, एक बात। दूसरी बात कि सेक 5 की वैल्यू आने के बाद यहाँ से tan 5 की वैल्यू निकालोगे। सेक 5 से tan 5 की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल बना दोगे, सीधे वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जब tan 5 की वैल्यू लिखोगे यहाँ पर तो वो प्लस माइनस साइन के साथ होगी। तो होगा क्या कि यहाँ वैल्यू रखोगे जब, तो तुम्हारा एम क्या है कि m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ सेक 5 की वैल्यू रखी और tan का वो साइन रखना जिससे m क्या मिल जाए तुम्हें, पॉजिटिव। बस इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, क्लियर। तो ये जैसे यहाँ रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमें ए बी जो था, जो फिगर था उसमें ए बी क्या कर रहा है, एज ए डायमीटर बन रहा है और हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो भाई अगर मैं सर्किल की इक्वेशन निकाल तभी पाऊंगा जब मुझे ए और बी पॉइंट पता होंगे। और ए और बी पॉइंट कैसे निकलेंगे, तो ये हाइपरबोला और ये जो सर्किल था इनका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना होगा, नॉर्मल प्रोसेस ही रहेगा जैसे सब में निकाला है कि ये वाई स्क्वायर लिखा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 9 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है सबको कि नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x1 होगी और एक x की वैल्यू क्या होगी, x2। वो x की वैल्यू यहाँ रख देना जिसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। अब x1 के करस्पॉन्डिंग y1 और x2 के करस्पॉन्डिंग क्या, y2। और वही क्या होगा, एक a को रिप्रेजेंट करेगा और एक क्या, b। और a और b एंड ऑफ क्या होगा, डायमीटर। और सर्किल के डायमीटर के एंड्स नोन है तो उसका फार्मूला हमें पता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। उसमें पुट कर दोगे फाइनल आंसर। तो ये जाके हम लोग का काम इसका कंप्लीट हो गया। तो अब जाके हम लोग की कोऑर्डिनेट का पूरा काम खत्म हो गया। ठीक भाई, फिर अब थैंक यू।